हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और आज हम अपना रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू रखते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एटीपी के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, और वाई डू वी नीड लंग्स, यानी कि हमें लंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स से जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनमें लंग्स प्रेजेंट होता है या कोई और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स है 3 प्रोसेस होती हैं, ब्रीथिंग, और दूसरा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तीनों प्रोसेसेस हम अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था? सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि भाई जो ग्लूकोज हमें मिला था खाने से उसका कन्वर्जन होगा एनर्जी में, और किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अब हम पढ़ लेते हैं ये एटीपी चीज़ क्या है। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर टेक्स प्लेस करता है, यानी कि ब्रीथिंग में क्या था कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर डिफ्यूजन होना एल्वियोल में, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है उसका डिफ्यूजन कहाँ होना? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? हर एक सेल के अंदर जाएगी, हर एक सेल के पास जाएगी, और उस सेल में फिर क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी में। यानी कि हर एक सेल के अंदर एनर्जी करेंसी, यानी कि एनर्जी करेंसी है ये सेल की। ठीक, एटीपी की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये अपने पास स्ट्रक्चर होता है एटीपी का, जिसके अंदर ये 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है, 5 मेंबर्ड, और ये वाला इसका नाम होता है एडिनाइन। ये आप +1 में जाके बहुत डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर, और ये पढ़ेंगे कि एडिनाइन और राइबोज ये क्या होते हैं, और ये राइबोज ये सारे क्या है? एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक, एडिनाइन राइबोज ये क्या है? एनर्जी के सोर्स हैं। और इसका जैसे इसके नाम में आता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट प्रेजेंट हैं इसके पास, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट हैं। जो अपना एलिमेंट होता है फॉस्फोरस, ठीक, उसको जब उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं तो फॉस्फेट रह जाता है। 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। ये तीनों फॉस्फेट के जो तीनों बॉन्ड है वो बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड्स, यानी कि इनके अंदर बहुत अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट है। जब ये टूटते हैं ना, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। देखो, दिस मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। जो अपनी प्रोसेसेस होती हैं जैसे फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट्स में होती है खाना बनाने की प्रोसेस, और रेस्पिरेशन जो हम लेते हैं यानी कि इनका रिजल्ट है, यानी कि हमें इन चीज़ों से क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। द 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स, एंड व्हेन दे आर ब्रोकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। बहुत सारी एनर्जी निकलती है जब ये तीनों फॉस्फेट के बॉन्ड टूटते हैं। और ये रिलीज एनर्जी कहाँ यूज़ करते हैं? हम अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। यानी कि जो अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हमें पढ़ी थी कि भाई हमारे लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी सेल के अंदर टेक्स प्लेस करती हैं। तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मदद कौन करती हैं? ये जो रिलीज एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड से हमें टूटने पर मिली है। अब हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। देखो, हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन 2 तरह का हो सकता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो 2 तरह का हो सकता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो।
तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज, यानी कि दैट इज ग्लूकोज, फूड दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो खाना जो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट अपनी बॉडी के अंदर, वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी जनरल इक्वेशन अगर हम देखें तो देखो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिसको हम एक्सहेल कर देंगे बाहर, और वाटर निकलेगा और एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, वाटर निकलेगा और एनर्जी प्रोवाइड होगी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है, मतलब एनिमल्स में होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पायर करते हैं, और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग से नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर, क्या ऑर्गन प्रेजेंट होता है रेस्पायर करने के लिए। लोअर एनिमल्स लैक ए सोफेस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक लंग्स एंड एल्वियोली। जो लोअर एनिमल्स हैं वो लंग्स और एल्वियोली का मतलब की कमी होती है उनके अंदर। देखो, लोअर ऑर्गेनिजम्स को हम लोअर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई ना कोई कमी है। सबसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो है ह्यूमन बींग्स से नीचे वाले में कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको, यानी कि कुछ ना कुछ लैकिंग है, जिस वजह से जो वह लोअर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कमी होती है, तो फिर वो कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन इन दैम टेक्स प्लेस बाय सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म। उनके अंदर रेस्पिरेशन सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म, यानी कि जो रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ना, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म से होगी। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स टेक्स इन गैसेज थ्रू देयर स्किन। जो अपने अर्थवॉर्म्स होते हैं या इस तरह के जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म जैसे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, थ्रू देयर स्किन। जो उनकी स्किन होती है उसके थ्रू ही वो क्या करते हैं, गैस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनकी जो स्किन है उसके थ्रू ही होता है। ठीक, फिशेस की बात करें तो फिशेस के अंदर क्या होता है, जो अपनी मछलियाँ होती हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट। देखो, ये नाम आप याद रखिए, आगे भी काम आएंगे आपको, और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इस पे बन सकते हैं। फिशेस हैव गिल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी कि उनके बॉडी के अंदर लंग्स की जगह गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं अपने पास, इंसेक्ट्स हैव ए ट्रैकियल सिस्टम विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच एयर सर्कुलेट्स एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। इंसेक्ट्स के पास ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, कोई ट्रैकियल सिस्टम उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जैसे अपने अंदर ट्रैकिया होता है उसी तरह, जिसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसके कारण जो एयर है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है और फिर एक्सचेंज हो जाता है। जो फ्रॉग्स होते हैं ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन प्रेजेंट इन वाटर एंड थ्रू देयर लंग्स व्हेन ऑन लैंड। जब ये फ्रॉग्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो मेंढक अपने पास होते हैं, वो जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे ब्रीथ करेंगे, थ्रू देयर स्किन। तो फिर वो अपनी स्किन से गैसेस एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, मुंह नहीं खोल पाते तो स्किन से गैसेस एक्सचेंज कर लेंगे जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब बाहर होंगे, वाटर से बाहर होंगे, तो उनके पास लंग्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, उनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है एक छोटा सा, रेस्पिरेशन इन मसल्स, यानी कि जो अपनी मसल्स होती हैं उसे भी तो ऑक्सीजन यानी कि उसे भी तो रेस्पायर करने की गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत है। वो कैसे होगी, मसल्स के अंदर क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक, रेस्पिरेशन इन मसल्स कैन बी एनारोबिक, दैट इज़ इट कैन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, तो
देखो जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में टूटेगा, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगी तो ये लैक्टिक एसिड जो है अपनी मसल्स को पेनफुल कर देगा, यानी कि मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना ज़रूरी है, यानी कि ये फिर से टूटेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, ठीक। एंड दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें, यानी कि जो प्लांट्स है वो कैसे रेस्पायर करते हैं। अनलाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज, उनके पास कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता। दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, यानी कि उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और लेंटिकल्स जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करते हैं। और एनिमल्स की अगर कंपेयर में करें प्लांट्स की बात, तो फिर जो प्लांट्स रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं, वो बहुत ही लो रेट पे रेस्पायर करते हैं, बहुत ही लो रेट पे रेस्पायर करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं वाई डू वी नीड लंग्स, हमें लंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो तो क्या कर लेते हैं अपना रेस्पिरेशन, उन्हें भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है रहने के लिए, एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो ऑक्सीजन कैसे कर लेते हैं, अपने बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं, बाय ओस्मोसिस। बाय ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ molecules from low concentration to high concentration, ओके। ऑस्मोसिस क्या होता है अपने पास, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर सोलवेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ परमिएबल मॉलिक्यूल्स को ही अपने आर पार होने देती है। तो बॉडी सरफेस जो होते हैं वो एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्हीं से टेक्स प्लेस करती है। नेक्स्ट जो लोअर और एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है कि जो कईयों के अंदर स्किन से हो सकता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे अर्थवर्म का एग्जांपल हम ले, फिशेस का एग्जांपल हमने लिया तो उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो पाती। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशेंटली मेट बाय दीज वेज, लेकिन यहाँ पे तो हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है मोर कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रह जाएगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें लंग्स की ज़रूरत पड़ी। But as the animals start becoming more complex, for example human beings, the requirement of oxygen can't be met alone by diffusion. सिर्फ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से नहीं हो सकता काम, ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो सकती। दिस डिफिकल्टी लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ लंग्स। और इस कारण डेवलपमेंट ऑफ लंग्स हुआ, यानी कि लंग्स की ही ज़रूरत हमें पड़ी। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली प्रेजेंट है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। तो देखो आज के लेक्चर में हमने 3-4 टॉपिक छोटे छोटे जो थी अपनी वो कवर कर लिए, ठीक। और अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। और ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, वो होता है सर्कुलेशन से। फिर अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है सर्कुलेशन, उस पे आते हैं। और इस चैप्टर के 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो न्यूट्रिशन वाला और एक रेस्पिरेशन वाला। अब तीसरे टॉपिक पे आएंगे सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीशन रह जाएगा, ओके।